अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ने वीडियोस पीछे देखे होंगे। तो हमने आज तक 50% सिलेबस सारा कंप्लीट कर दिया है। तो आपको मैं बताता चलूं तो हमने स्टैटिस्टिक्स में अभी मोर देन 50% कंप्लीट किया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर्स। बिल्कुल आसान है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, आप वीडियो को अच्छे से देखिए और पूरा देखिए। और जो MCQ सीरीज है उसको भी मिस नहीं कीजिए, जो मेरी चैनल पे है ER मोमिन मजीद। और जो भी आपको ये PDF है, जैसे वेक्टर को जो भी मैं ये लिख रहा हूँ, इसके नोट्स अगर किसी को चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकता है। नाम है ER मोमिन मजीद। आप ये सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे भी, दोनों पे आप ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारे पास वेक्टर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही इजी भी है। सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटीज जो होती है, बेटा, ये दो तरह की होती है। ठीक है, एक्चुअली तीन तरह की होती है लेकिन फिलहाल मुझे दो ही चाहिए। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास जो भी क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज, कोई भी क्वांटिटी, वो दो तरह की होती है, या तो स्केलर होगी या तो वेक्टर होगी। ठीक है, स्केलर कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर वो क्वांटिटी होती है विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, यानी ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो खाली, अगर मैं इसको खाली आपका मैग्नीट्यूड बताऊंगा ना, आपको मैग्नीट्यूड से ही समझ आ जाएगी ये क्वांटिटी। जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल लेंगे, वेट आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी अगर मैं बोलूंगा ना मेरा वेट 50 kg है, मुझे डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्शन के बगैर भी डेटा समझ आता है। मगर आपके पास, जैसे मुझे एक और एग्जांपल है, लेट्स सपोज हाइट भी आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि जब मैं हाइट बोलता हूं, क्या मैं बोलता हूं मेरी हाइट वेस्ट से 165 सेंटीमीटर है? नहीं, हाइट जब भी मैं बोलूंगा उस वक्त आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो इसका मतलब इन क्वांटिटीज में डायरेक्शन कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज होती है जो आपके पास वेक्टर होती है, यानी उनके पास बोथ होता है। वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आपको अगर मैं खाली मैग्नीट्यूड ही बताऊं ना तो ये पूरा समझ नहीं आता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। लेट्स सपोज मैं आपको बताऊंगा मेरी स्पीड जो है वो 7 km/h है। ठीक है, या चलो हम यहां पे टर्म लगाएंगे वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा मेरी जो स्पीड है, या वेलोसिटी बोलेंगे, मेरी वेलोसिटी जो बेटा है वो 7 km/h है। ठीक है, अब आप मुझे पूछोगे सर वेलोसिटी तो 7 km/h है, लेकिन आप किस डायरेक्शन से जा रहे हो? ठीक है, आप यहां पे सवाल कर सकते हो, सर आप किस डायरेक्शन, तो पूरा समझ नहीं आ रहा है। 7 km/h यहां से भी हो सकता है, 7 किलोमीटर यहां से भी हो सकता है, 7 किलोमीटर यहां से भी, मतलब यहां पे डायरेक्शन का बोलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहां पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको समझ नहीं आ रही है। तो उन क्वांटिटीज को जहां पे आपको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन है, जब मैं बोलूंगा लेट्स सपोज मेरी एक्सेलरेशन, ठीक है, 2 किलोमीटर, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर या पर आवर स्क्वायर, ठीक है, या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। तो जब मैं आपको एक्सेलरेशन बोलता हूं, लेकिन आप बोलोगे सर किस डायरेक्शन में आप एक्सेलरेट कर रहे हो? क्या आप नॉर्थ डायरेक्शन में कर रहे हो, साउथ में कर रहे हो, ठीक है, वेस्ट में कर रहे हो, ईस्ट में कर रहे हो, कहां से आप जा रहे हो? ये तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। वो क्वांटिटीज जहां पे आपको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़े और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े। अगर खाली मैग्नीट्यूड बोले तो समझ नहीं आती है पूरी चीज, अगर खाली डायरेक्शन बोले तो पूरी बात समझ नहीं आती है। उनको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब इन्हीं वेक्टर्स के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसका मतलब जो वेक्टर होता है इसकी दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सबसे पहले मैं दिखा देता हूं कि हम मैथमेटिक्स में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। चलिए आगे चलते हैं। जो भी हमारे पास वेक्टर होता है, लेट्स सपोज अगर मैं एक वेक्टर लूंगा, एक वेक्टर क्वांटिटी, लेट्स सपोज ये मेरे पास AB है, AB वेक्टर। जब मैं AB वेक्टर लूंगा ना, लेट्स सपोज इट इज डायरेक्टेड लाइक दिस। एक वेक्टर की हमेशा एक टेल होती है। टेल होती है वेक्टर की कौन सी? जहां से वो ओरिजिनेट होता है वो वेक्टर, और जहां पे वो टर्मिनेट होता है उसको बोलते हैं हेड। ठीक है, और
जो ये आपके पास वेक्टर होता है, ठीक है, इसको आप एरो से एक एरो दिखा देते हो, वो रिप्रेजेंट करता है आपका वेक्टर, और इसको लिखते हैं ऐसे ए बी, ऊपर लिखते हैं एरो, तो ये आपका ए बी वेक्टर बन जाएगा। अब यहां तक तो समझ आ गया ना? तो आई होप सबको समझ आ गया होगा यहां तक मैंने खाली इतना बोला कि जो हमारे पास ये इसको क्या बोलते हैं वेक्टर होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए बी वेक्टर से, ठीक है, या कभी कभार ये बोल्ड में लिखा जाता है। लेट्स सपोज अगर मैं बोल्ड में लिखूंगा ना ए बी, ये जो बोल्ड में मेरा लिखना है ये भी रिप्रेजेंट करता है वेक्टर। अगर खाली वहां पे बोल्ड लेटर्स में लिखा होगा तो वो भी आपका वेक्टर ही रिप्रेजेंट करता है। फिर सर ये जो आपने लाइन बनाई इसकी लेंथ किसके बराबर होती है? ये जो लेंथ ऑफ दिस ए बी है, लेंथ ऑफ दिस लाइन, इट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। ये इसको बोलते हैं हम, ये जो मैंने मॉड में ये दो लाइंस बनाई इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड, यानी इसका वैल्यू किसके बराबर है। जितना इस लाइन का मैग्नीट्यूड होगा, जितना इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, उतनी ही बड़ी हम लाइन चूज कर लेते हैं। तो ये तो इसका सबसे पहले बेसिक हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको बोलते हैं हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो आ जाओ बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। आ जाओ बेटा, पहला टॉपिक, पहला वेक्टर का टॉपिक होता है जीरो वेक्टर। क्या होता है? जीरो वेक्टर। सर जीरो वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? हाँ, इसको बोलते हैं हम नल वेक्टर भी, इसको बोलते हैं हम नल वेक्टर। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, ठीक है, जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को इंसिडेंट होता है, ठीक है। जैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जीरो के ऊपर लिखा जाता है ऐसे एरो, इसको बोलते हैं हम जीरो वेक्टर। देखो क्या मतलब, इसका मतलब इसकी कुछ लेंथ होती ही नहीं है। जैसे अगर मेरे पास ये लेट्स सपोज ए है, मैंने आपको बोला ना इसके दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट और एक होता है इनिशियल पॉइंट, ठीक है। जो ये इसको क्या बोलते हैं, आपके पास जीरो वेक्टर होता है, यहां पे जो इनिशियल पॉइंट होता है और आपके पास जो टर्मिनल पॉइंट होता है, वो दोनों के दोनों कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड्स ईच अदर, वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। इसका मतलब जब वो एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, दैट मींस जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड इसका क्या आ जाएगा? जीरो, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो होता है। अब दूसरा वेक्टर होता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर वेक्टर। क्या बोलते हैं? अब जो वेक्टर बच गया, ठीक है, अब देखो वेक्टर्स अदर देन नल वेक्टर, जो भी आपके पास नल वेक्टर के बगैर जितने भी वेक्टर्स बच गए, ठीक है, नल वेक्टर्स के बगैर जितने भी वेक्टर्स बच गए उनको बोलते हैं प्रॉपर वेक्टर। दैट मींस प्रॉपर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है वो जीरो नहीं होता है। यहां पे मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होता है। क्लियर है? तो यहां पर दो आपको हो गए टाइप्स। अब आगे चलते हैं टाइप नंबर 3 पे, उसको बोलते हैं हम इक्वल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं उसको? इक्वल वेक्टर्स। सर इक्वल वेक्टर्स कौन सा वेक्टर होता है? हाँ, इक्वल वेक्टर आपके पास वो वेक्टर्स, देखो अगर आपके इक्वल वेक्टर्स है ना, देखो मैं कह सकता हूं दो वेक्टर्स, अगर ए है ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनको मैं तब कह सकता हूं दीज आर सेड टू बी, टू वेक्टर्स आर ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। ये तब इनको मैं कहूंगा ये इक्वल होंगे इफ नंबर 1 दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। सबसे पहला चीज इनका क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए सेम। जब मैग्नीट्यूड सेम हो गया, दैट मींस मॉड ऑफ ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर, नंबर 1। नंबर 2 होना चाहिए दे हैव सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल दे लेता हूं, लेट्स सपोज दिस इज माय ओ ए, ठीक है, दिस इज ओ ए वेक्टर, इसका 5 लेट्स सपोज 5 इसका यूनिट है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका 5 है, ठीक है, डायरेक्शन इसी, और इसी डायरेक्शन में आपके पास ओ बी है, इसका ये ओ बी है, ठीक है, ओ बी वेक्टर, इसका भी जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं मॉड ऑफ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी,
और दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स क्या है, इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं OA इज इक्वल टू OB। वाई? बिकॉज दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड दे हैव आल्सो सेम डायरेक्शन। आगे चलते हैं फोर्थ टाइप पे, उसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट वेक्टर। सर यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? हाँ जी, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है whose magnitude is 1, whose magnitude is 1, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, लेट सपोज अगर हम लेंगे द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ लेट सपोज, और यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, यूनिट वेक्टर को ए कैप से, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अगर हम ए वेक्टर से एक यूनिट वेक्टर डालेंगे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप, इसको पढ़ा जाता है ए कैप। और हमेशा याद रखना चाहिए यूनिट वेक्टर जो होता है ना, इट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, ये आपको याद रखना है। और अगर ये डायरेक्शन देता है दैट मींस आप किसी भी, ये डायरेक्शन देता है, यूनिट वेक्टर आपको याद रखना है ये डायरेक्शन ही देता है। लेट सपोज अगर आपके पास कोई वेक्टर है, लेट सपोज ए, तो फिर मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर को इट्स इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड कितना है और मल्टीप्लाइड बाय इसकी डायरेक्शन कितनी है, और डायरेक्शन कितना दिखाएगा, डायरेक्शन आपका यूनिट वेक्टर दिखाएगा। सो हर कोई वेक्टर जो होता है इट्स ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इट्स क्या, डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, ए कैप से। ठीक है, ए वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन ऑफ ए। डायरेक्शन ऑफ ए कैसे, कौन सा देता है हमें, ए के ऊपर बार लिखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं प्रॉपरली ये ऐसे कैपिटल में ही लिखूंगा। क्लियर है? तो ये आपको याद, अगर यूनिट वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए कैप शुड बी इक्वल टू 1, ये आपको दिमाग में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा टाइप हमारे पास है जिसको मैं बोलता हूं, लेट सपोज हम बात करेंगे लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर। ठीक है, देखो एक होता है लाइक वेक्टर, सर लाइक वेक्टर क्या होता है, और एक होता है अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी सेम डायरेक्शन होती है, जिनकी सेम डायरेक्शन होती है। जैसे अगर लेट सपोज ये मेरे पास ओ ए वेक्टर है, ठीक है, और लेट सपोज ये भी है, लेट सपोज ये ओ बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट है मगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो उनको बोलते हैं लाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर बोलते हैं जब आपकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो जब आपकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये मेरे पास लेट सपोज ए वेक्टर है, ठीक है, अगर मैं इसके अपोजिट में ऐसे बनाऊंगा लेट सपोज बी वेक्टर, तो ये दो हो गए अनलाइक। ठीक है, सेवेंथ टाइप जो आपके पास बन जाएगा उसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, कोलिनियर, या उसको बोलते हैं हम पैरेलल वेक्टर। उसको क्या बोलते हैं हम, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। लेट सपोज ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगर एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, उनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर, या उनको बोलते हैं हम पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। अब कोई पूछ सकता है सर क्या ये दोनों, लेट सपोज अगर ये हमारे पास ए है लेकिन अब मैं बी बनाऊंगा डिफरेंट डायरेक्शन में, मगर तो भी ये पैरेलल होंगे, क्या ये कोलिनियर होंगे? हाँ, ये भी कोलिनियर होंगे। यहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता है। आपको अगर ऐसे भी होगा कोई, लेट सपोज वेक्टर ए यहां से होगा, बी ऐसे होगा, तो ये भी आपके पास क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे। आगे चलते हैं। अदर टाइप जो है हमारे पास उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। तो इनिशियल पॉइंट इनका सेम होता है, दे हैव अ सेम इनिशियल पॉइंट। अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकता है।
सेम इनिशियल पॉइंट। जैसे अगर मेरे पास लेट्स सपोज ये ए वेक्टर है, इसका ओ यहां पे है, ए यहां पे है। दूसरा मैं बनाऊंगा, इसका ओ है ना इनिशियल पॉइंट ये, इस दूसरा मैं बनाऊंगा वेक्टर लेट्स सपोज बी वेक्टर, इसका भी इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम ओ। ओ इज कॉमन तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, एज, लेकिन ओ क्या है, एज इनिशियल पॉइंट। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ए वेक्टर है और जो हमारे पास बी वेक्टर है, दीज आर को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर होता है जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम होता है। तो ये हमारे पास आ गया। अब कुछ और वेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं कोप्लानर वेक्टर, ठीक है। तो अगला टाइप होता है कोप्लानर वेक्टर। सर कोप्लानर वेक्टर क्या होता है? हाँ, कोप्लानर वेक्टर वो वेक्टर होता है, ठीक है, अगर उसके सपोर्ट्स, ठीक है, पैरेलल होंगे सेम प्लेन में, ठीक है। ये अगर आप इसको समझ लीजिए, आप इसको छोड़ ही लीजिए, मतलब आपको अगर मैं कहूंगा ये एक्चुअली प्लानर है, इसको हम छोड़ लेते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम किसी और टाइप को पढ़ लेते हैं, ठीक है, छोड़ो इसको, आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक और होता है, उसको बोलते हैं कोटर्मिनस वेक्टर। कोटर्मिनस वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर क्या होता है? जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम होता है, जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम होता है। लेट्स सपोज अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये मेरे पास लेट्स सपोज ए वेक्टर है, ये ओ है, ये ए है, और ये मेरे पास लेट्स सपोज बी ए है, यानी ये मेरे पास लेट्स सपोज बी वेक्टर है। इनका दोनों का टर्मिनल पॉइंट क्या है? सेम। तो ये जो ए और बी बनेंगे इनको बोलेंगे कोटर्मिनस वेक्टर। आगे चलते हैं टाइप नंबर 10 पे। अभी टाइप्स इसमें बहुत सारे हैं। इसको बोलते हैं हम फ्री वेक्टर। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं हम? फ्री वेक्टर। सर फ्री वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? फ्री वेक्टर जब हम वेक्टर को डिफाइन करते हैं सच दैट कोई भी उसमें, ठीक है, मतलब उसको पैरेलली हम मतलब उधर इधर चला सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एक जो भी हमारे पास मतलब वेक्टर होता है ना, ठीक है, अगर हमने लेट्स सपोज यहां पे वेक्टर बना दिया, लेट्स सपोज ये हमारे पास ओ ए है, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज माय ए वेक्टर, लेट्स सपोज इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो फ्री वेक्टर आपका वो वाला वेक्टर होता है अगर आपने क्या किया काम, हमने इसको पैरेलल में चलाया, मिसाल हमने ओ ए को मिसाल इधर लाया, ठीक है, हम ला सकते हैं, मगर आपको क्या करना है, अगर आपने इस वेक्टर को चला सके, ठीक है, मगर आपको मैग्नीट्यूड जो 5 यूनिट्स है ना ही वो चेंज करना है और ना ही डायरेक्शन चेंज करनी है। अगर ये लेट्स सपोज वेस्ट से है या ईस्ट से है, ये उसी डायरेक्शन से रहना चाहिए। तो उन वेक्टर्स को बोलते हैं फ्री वेक्टर। और जो वेक्टर फ्री नहीं होता है उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और टाइप आ जाता है 11th टाइप, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, ओके। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? फ्री वेक्टर अब क्या होता है? फ्री वेक्टर होता है मोबाइल वेक्टर। इसको मैं कह सकता हूं मोबाइल, यानी फ्री वेक्टर आप ऐसा वेक्टर आप कह सकते हो जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह आप ले सकते हो, मतलब शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन लोकलाइज्ड वेक्टर आपके पास वो वेक्टर होता है जिसको आप उधर इधर चला नहीं सकते हो। ठीक है, तो यहां पे मैं पहले लिखूंगा वही। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको रब कर लेता हूं। सबसे पहले वही लिखेंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर। तो यहां पे आएगा लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर वो वेक्टर होता है जो इमोबाइल होता है, दैट इज इमोबाइल। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, उसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। सर क्या होता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर? हाँ सुन लो बेटा, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये वेक्टर ए है, लेट्स सपोज, अगर मैं इसकी नेगेटिव की बात करूंगा, नेगेटिव इसका होगा जिसका अगर इसका मैग्नीट्यूड जो भी है
मैं इसका अगर मिसाल नेगेटिव बनाऊंगा, लेट्स सपोज बी, तो इसका बी जो होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, मगर डायरेक्शन होगी अपोजिट। सो यहां पे क्या हम लिख सकते हैं इसको, यहां पे डायरेक्शन, यहां पे सेम मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शंस आर अपोजिट, सो बट अपोजिट डायरेक्शन। और जब हम इसको लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। इससे पता चलता है ये एक वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर का क्या है, नेगेटिव है। अब हमारे पास एक और टाइप आ जाता है, उसको बोलते हैं हम बेटा, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर, रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर। क्या मतलब, रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर आप समझ लो, इन दोनों, इनकी सेम डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन क्या होती है, सेम। अलबत्ता मैग्नीट्यूड जो होता है ना, बट मैग्नीट्यूड्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मैग्नीट्यूड्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ए वेक्टर है मिसाल के तौर पर इस डायरेक्शन में, दूसरा है लेट्स सपोज बी वेक्टर, ठीक है, और मेरा जो ए वेक्टर है जो उसका मैग्नीट्यूड है वो है बराबर 1/b वेक्टर के, रेसिप्रोकल है, ठीक है, तो तब मैं कहूंगा जो मेरे पास ये दो वेक्टर्स है लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम, ये दो क्या बनेंगे फिर, रेसिप्रोकल। मैं कह सकता हूं ए का रेसिप्रोकल वेक्टर बी है, बी का रेसिप्रोकल ए है। लेट्स सपोज अगर मैं नंबर्स में बात करूंगा, अगर मेरे पास ए वेक्टर है, लेट्स सपोज ए वेक्टर, इसकी जो मैग्नीट्यूड है लेट्स सपोज वो है बराबर 5, और इसी डायरेक्शन में आपके पास दूसरा वेक्टर है बी, इसका मैग्नीट्यूड जो है बेटा, लेट्स सपोज मैं b का मैग्नीट्यूड लूंगा 1/5। आप देखिए यहां पर दोनों की सेम डायरेक्शन है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, मगर आप देख सकते हैं दोनों की तो सेम डायरेक्शन है मगर दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इन वेक्टर्स को बोल सकते हैं हम रेसिप्रोकल वेक्टर्स। अब कुछ और दो टाइप्स है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स वाला टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारे पास होता है एक, उसको बोलते हैं हम लेट सपोज उसको क्या बोलते हैं हम, पोजीशन वेक्टर्स। देखिए क्या होता है पोजीशन वेक्टर्स। देखिए पोजीशन वेक्टर्स, देखिए अगर मेरे पास लेट सपोज बात करते हैं, मेरे पास ये क्या है, लेट सपोज एक्स वाई जेड एक्सीज है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये मेरे पास एक्स एक्सीज है, ये वाई एक्सीज है, ये जेड एक्सीज है, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरे पास यहां पर एक पॉइंट पी है, ठीक है, लेट्स सपोज उसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कमा वाई कमा जेड, ये 3D में है। तो अगर मैं ओरिजिन से एक वेक्टर लूंगा टू दिस पॉइंट, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक आप कोई वेक्टर लोगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, ओरिजिन से आप कोई भी पॉइंट लोगे, आप कोई भी वेक्टर लोगे, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक आप जो भी वेक्टर लोगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम पोजीशन वेक्टर। तो इसका मतलब यहां पे जो ओपी वेक्टर है ये आपका पोजीशन वेक्टर है। इसका मतलब जो पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन ये खुद बोलता है, ये एक्चुअली आपको पोजीशन बता देता है। आप देखिए सीधे ये इसने पोजीशन वेक्टर ने आपको इस पॉइंट पी की पोजीशन बता दी, ठीक है। तो अगर आप यहां पे इसको अच्छे से देखेंगे तो जो इसका मैग्नीट्यूड होता है बेटा, लेट्स सपोज अगर मैं ओपी का मैग्नीट्यूड यहां पे बताऊंगा, वो आता है बराबर √(x² + y² + z², ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अगर मैं और एक बात, अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वाला होगा, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हमारा लास्ट टाइप ऑफ वेक्टर होगा। इसको क्या बोला हमने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? देखो सबसे पहले मैं और बना लेता हूं यही कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। लेट्स सपोज मैं पॉइंट्स दो लेता हूं, ये पी है और ये क्यू है। लेट्स सपोज मेरे पास ये हमारे पास एक ये ओ है, ये ओ पी वेक्टर है, सॉरी ये हमारे पास ओ क्यू वेक्टर है, ठीक है। ये दो क्या हमारे पास है, पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। तो ओ पी और ओ क्यू वेक्टर ये दोनों क्या है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर है। अगर आप क्या काम करोगे, आप इन पोजीशन वेक्टर से यानी P से, लेट्स सपोज आपने P से डायरेक्ट किया एक वेक्टर फ्रॉम P टू Q, उस P Q को बोलोगे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? जो आपके पोजीशन वेक्टर से स्टार्ट होता है, पोजीशन वेक्टर पर खत्म होता है, ठीक है। अगर आप पोजीशन वेक्टर्स के हेड से, एक हेड से दूसरे हेड तक जाओगे, जो आपका वेक्टर बन जाएगा उसको बोलते हैं आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। और जो आपका पीक्यू बनता है बेटा, ये आपको आगे पढ़ना है, ये जो पीक्यू होता है बेटा, ये आपके पास आ जाएगा बराबर, एक्चुअली ये जो ओपी प्लस पीक्यू आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा बराबर ओ क्यू के, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं पीक्यू जो है वो आएगा ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। ये आगे आ जाएगा जब मैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ाऊंगा, ट्रायंगल लॉ उसमें आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये याद रखो आप। तो ये हमारे पास कुछ हमने पढ़ लिए। लेकिन अब अगर लेट सपोज सर ऐसा ही होता, लेट सपोज मैं यहां पे बना लेता हूं, लेट सपोज ये O है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मिसाल के तौर पर ये P है, ये आपका Q है, ये OP वेक्टर है, ये आपके पास OQ वेक्टर है। अब आप P से क्यों नहीं जा रहे हो, Q से P जा रहे हो। अब आप Q से P जा रहे हो, तब आपके पास PQ वेक्टर जो है ना, ये भी डिस्प्लेसमेंट बनेगा, लेकिन तब ये बनेगा OP माइनस OQ। इसका ख्याल आपको रखना है। ये कब आपको समझ आएगा, कब लेना है OP माइनस OQ, OQ माइनस OP कब लेना है, जब आप इसके बाद अब हमारा जो टॉपिक है, यानी अब हमारे पास आता है एडिशन ऑफ वेक्टर। अब जब हम एडिशन पढ़ेंगे उसके बाद ही आपको समझ आ जाएगा ये कैसे आपको लेना है। तो उम्मीद है आपने ये समझा होगा। तो अब आ जाते हैं हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आज ही हमें पढ़ना है उसको बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या करना है काम, सबसे पहले आपको लेट सपोज अगर आपके पास एक वेक्टर है OP, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है लेट सपोज आपका OQ, इन दोनों का ऐड करना है। अब वेक्टर्स का ऐड वैसा नहीं होता है जैसे नंबर्स का ऐड होता है, यहां पे कुछ लॉज लगते हैं, ठीक है। एक लॉ को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरे लॉ को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। मैं दोनों के दोनों आपको दिखा देता हूं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो क्या बोलता है, लेट सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, लेट सपोज ये हमारे पास है, लेट सपोज ये हमारे पास है PQ, ठीक है, और लेट सपोज हमारे पास ये वेक्टर है QR। हमको इनका क्या निकालना है, हमारे पास दो वेक्टर्स है, आई एम रिपीटिंग, दो वेक्टर्स है मेरे पास, मुझे इनका सम निकालना है। क्या निकालना है, सम। तो हम करेंगे, सबसे पहला मेथड जो हम करेंगे उसको बोलते हैं हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। दिस इज द मेथड नंबर 1। दो वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है उसके लिए एक लॉ है, क्योंकि ये वेक्टर है, इसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। इसमें वो रूल्स नहीं लगते हैं जो आपके नंबर्स में लगते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। वेक्टर्स आप देखो, जो भी आप वेक्टर्स पढ़ रहे हो ना, आपके पास ये फ्री वेक्टर्स होते हैं, यानी आप इसको इधर इधर चला सकते हो, मगर आपको उसको पैरेलल में चलाना है। ऐसा नहीं आप उसको पैरेलल में नहीं चलाओगे। आपको क्या बोला गया, आप इसको ऐड करो, PQ और QR का आपका ऐड निकालना है, ठीक है। तो आप पता है क्या काम करना है, आप PQ को पहले इधर लाओ लेट सपोज, लेकिन पैरेलल में लाना है। फिर QR को इधर लाओ सच दैट दो वेक्टर्स की जो आपके पास होगी बेटा, देखो आपको ऐसे इनको ज्वाइन करना है सच दैट जो एक का हेड होगा वो दूसरे की टेल के साथ मिलना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको इनको ऐसे मतलब ज्वाइन करना है इन दो वेक्टर्स को, ठीक है। ये जो दो वेक्टर्स है इनको ऐसे ज्वाइन करना है सच दैट एक का हेड दूसरे की टेल के साथ, देखो इसका हेड क्या है PQ का ये, और QR का टेल क्या है ये। अगर मैं इसका हेड इसका टेल मिलाऊंगा कुछ इस तरह बनेगा। फिर बोलता है आपने अगर ऐसा कर लिया, अगर आप कामयाब हो गए, कैसे, अगर आप दो वेक्टर्स को इन ऑर्डर में रख रहे हो। इन ऑर्डर का मतलब होता है हेड के बाद टेल आ रहा है, हेड के बाद टेल आ रहा है, ठीक है। अगर टेल के बाद टेल आ गया या हेड के बाद हेड आ गया, उसको बोलते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। ये याद रखना, अगर इन ऑर्डर का मतलब होता है टेल के बाद हेड आना या हेड के बाद टेल आना, ठीक है, ऑल्टरनेटिवली। अगर टेल के बाद टेल आ रहा है, हेड के बाद हेड आ रहा है, उसको बोलते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलता है दो वेक्टर्स को आपने क्या करना है काम, अगर आपको ऐड करना है, इनको आपने इन ऑर्डर रखना है। इन ऑर्डर रखने का मतलब हेड को टेल के साथ ज्वाइन कर लो। फिर अगर आप एक आउट ऑफ ऑर्डर वेक्टर लोगे, आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, देखिए अगर मैं P to R वेक्टर लूंगा,
अब अगर आप देखोगे आर आर दोनों जगह यहां पे टेल टेल हेड हेड आ रहा है ना, तो यहां पे इसको बोलते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। तो ये जो आउट ऑफ ऑर्डर वेक्टर होगा पी आर, दिस विल बी इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। तो यही इनका सम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल को कंप्लीट करता है, ठीक है। अब ट्रायंगल को यही तो कंप्लीट करता है ना पी आर, पी क्यू और क्यू आर बनाकर था। ट्रायंगल कौन कंप्लीट करेगा? पी आर। लेकिन आपको कैसे लेना है, उसकी डायरेक्शन ऐसे लेनी है कि वो आउट ऑफ ऑर्डर आ जाए, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। तो ये था हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो अब हमारे पास एक और होता है लॉ, उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो मेथड नंबर 2 आपके पास बोलता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। देखो बेटा क्या बोलता है, बोलता है अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, ठीक है, क्वेश्चंस में करवाऊंगा, फिलहाल आप कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेक्टर ये है, ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है, या कुछ रख लो नाम, लेट्स सपोज पी क्यू रख लो नाम, ठीक है, तो पी क्यू ही रखते हैं नाम, लेट्स सपोज, या ए बी रखो, कुछ भी रखो बाई नाम ए बी। दूसरा वेक्टर है लेट्स सपोज ये, उसका नाम है सी डी, ठीक है। आपको क्या करना है, इन दोनों का ऐड करना है, ठीक है। तो पता है क्या मेथड क्या बोलता है, मेथड बोलता है, या यहां पे इसका नाम है बी सी, ठीक है, इसका नाम क्या है बी सी। मेथड बोलता है सबसे पहले आप इनको आउट ऑफ ऑर्डर रखो, ठीक है। आप क्या करो काम, ये बोलता है इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास ये था, हमारे पास ए बी, या लेट अस सपोज हम इसको थोड़ा नेमिंग चेंज कर लेते हैं, हम इसको रखते हैं लेट अस सपोज ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी यूज कर सकते हैं। वो क्या बोलता है, दोनों वेक्टर्स को ऐसे मिलाओ सच दैट टेल और टेल मिल जाए, ठीक है, टेल और टेल आपको मिलानी है। चलिए मिलाइए, आप इस OB को शिफ्ट करेंगे यहां पर इधर, तो ये बनेगा ऐसे कुछ, ये आपके पास O है, ये B है, ठीक है, और ये A है। फिर बोलता है आप पैरेललोग्राम को कंप्लीट कीजिए, तो आप पैरेललोग्राम को ऐसे कंप्लीट करोगे, ठीक है, ऐसे करोगे ना, सच दैट ये जो होगा और ये जो होगा ये आपके पास इसी के बराबर होगा, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास C है, तो फिर बोलता है अगर आप इसको और इसको ज्वाइन करोगे, ये जो ये OC वेक्टर होगा यही होगा आपका OA प्लस AB, OA प्लस OB। अगेन मैं बोलता हूं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या बोलता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स बोलता है अगर आप दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सके, आप दो वेक्टर्स को आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करवाना है बाय द पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। फिर जो बचे दो साइड्स उनको आप पैरेललोग्राम बनाओ, फिर जो आपकी डायगोनल होगी वही आपका क्या बनेगा, वही आपका एडिशन हो जाएगा, वही रिप्रेजेंट करेगा उनका एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स। तो ये हमारे पास एडिशन था। अभी हम एग्जांपल्स में भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं कॉन्सेप्ट्स आपके बना रहा हूं। आगे आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पे। तो अब ये जो हमारे पास एडिशन है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं उसको, कम्यूटेटिव लॉ। सर कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, वो बोलता है चाहे आप वेक्टर ए को पहले ऐड कर लो बी के साथ, या बी को पहले ऐड कर लो ए के साथ, दोनों के दोनों एक ही बात होते हैं। दूसरा उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं उसको, एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलता है अगर आपके पास तीन वेक्टर्स का ऐड करना है, मिसाल के तौर पर a प्लस बी प्लस सी, चाहे आप लास्ट के दो को पहले ऐड कर लो फिर उसको a के साथ कर लो, या आप पहले दो को ऐड कर लो फिर उसको c के साथ ऐड कर लो, दोनों के दोनों एक ही बात होती है। तीसरा लॉ जो हमारे पास बेटा है उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये बोलता है हर किसी वेक्टर में अगर आप ए को, आप किसी भी वेक्टर को एक जीरो वेक्टर ऐड कर सकते हैं सच दैट, या वो जीरो वेक्टर पहले भी ऐड कर सकते हो या बाद में भी, और उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी।
किसी भी वेक्टर को कोई ऐसी चीज ऐड करना जिससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे जो जीरो वेक्टर होता है, इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी, इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी वेक्टर। अगर आपको कोई पूछेगा क्वेश्चन व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर ए, आपको बोलना है जीरो वेक्टर। इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी वेक्टर। किसी भी वेक्टर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? जीरो। क्यों? क्योंकि जीरो वेक्टर का को ऐड करने से कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता है वेक्टर पे। अगर आपके वेक्टर पे किसी भी कोई वेक्टर आप किसी वेक्टर को आप कोई वेक्टर ऐड कर रहे हो और उसकी वजह से उस वेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, जैसे यहां पर ए है, ए वेक्टर को जीरो वेक्टर ऐड करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ी, तो इस जीरो वेक्टर को बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। तो आगे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बोलता है अगर आपके पास एक वेक्टर है ए, तो फिर जरूरी एक वेक्टर माइनस ए बी यानी उसका नेगेटिव वेक्टर, अगर उन दोनों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट निकलेगा ना वो आएगा जीरो वेक्टर। तो ये जो आपके पास माइनस ए वेक्टर है, इट इज द एडिटिव इनवर्स, इट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी किसकी? एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। अब आते हैं दो वेक्टर्स कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। एक्चुअली सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो, ये दोनों के दोनों एक ही बात है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको बेटा क्या करना है, लेट अस सपोज आपको ए वेक्टर है और आपको बी वेक्टर है, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है। इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, है ना। लेट सपोज मेरा ए वेक्टर ऐसे था, क्लियर, और मेरा जो बी वेक्टर है लेट सपोज वो कुछ इस तरह है, ठीक है। एक्चुअली आपको क्या करना है काम, आपको पहले माइनस बी ढूंढना है। ए वेक्टर ऐसे ही ढूंढेंगे, माइनस बी कैसे होगा, माइनस बी आपका ऐसा ऐसा होगा, उल्टा, इस बी की उल्टी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। अब आपको माइनस बी और ए को ऐड करना है सिंपली, तो एडिशन ऑफ वेक्टर का हो जाएगा। तो कैसे ऐड करोगे? लेट्स सपोज अगर ये ए वेक्टर है, ये आपके पास माइनस बी वेक्टर है, अब इन दोनों को ऐड करके हमने ट्रायंगल लॉग यूज किया यहां से, तो इसका मतलब ये जो ये वेक्टर होगा, ये वेक्टर यही होगा आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आई होप ये समझ आया होगा आपको। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एक्चुअली एडिशन ही है। कैसे? मैंने इसको लिख सकता हूं ना, ए प्लस ऑफ माइनस बी, इसका मतलब मुझे पहले माइनस बी ढूंढना है, वो मैंने ढूंढ लिया, फिर इस माइनस बी को ए के साथ ऐड करना है अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ऑफ एडिशन, या पैरेललोग्राम से कर लो, तो दोनों के दोनों आप कर सकते हो। अब जिस तरह हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ, अच्छा सब्ट्रैक्शन की भी वही प्रॉपर्टीज है जो आपके पास क्या आती है उसके, लेकिन एक कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, क्लियर है। एक और होता है मल्टीप्लीकेशन, ये लास्ट टॉपिक आज का होगा। उसके बाद हमारे पास होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय वेक्टर, जिसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। और उसके बाद हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस मैं अपनी चैनल पे दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। ER मोमिन मजीद को आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे, वहां पे मैं सारे क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा। यहां पे मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, वहां पे आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, एक वेक्टर को अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्केलर है, स्केलर मतलब कोई नंबर है, ए और ए एक वेक्टर है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो सीधे से ये आएगा बराबर के टाइम्स ए वेक्टर, सच दैट अगर आप इस लेट्स सपोज इस के ए वेक्टर का, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे, ठीक है, के ए वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे तो वो आ जाएगा के मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये सीधे मल्टीप्लाई होता है बेटा, जो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर होता है ये सीधे से सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज आपको नोट यहां पे मैं लिखवाऊंगा, जो भी आपके पास कोई वेक्टर होता है ए वेक्टर, इसको हम हमेशा लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए की डायरेक्शन। ए की डायरेक्शन कौन देता है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर जो होता है इसको हम मैं लिख सकता हूं वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये आपको याद रखनी है बिकॉज ये हमें आगे बहुत यूज करना है। तो ये हमारे पास क्या था? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, ठीक है।
तो जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स दिखा लेता हूं। जैसे अगर ये मिसाल के तौर पर हमारे पास वेक्टर ए था, लेट सपोज इसकी मैग्नीट्यूड था लेट सपोज 4, ठीक है। अब मैं लेता हूं एक, लेट सपोज मैं लेता हूं 1/2 ऑफ ए, मैंने इस ए को स्केलर मल्टीप्लाई किया। अब पता है क्या हो जाएगा काम, इसको 2, अब इसकी जो लेंथ है ना वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। इसका मतलब अब इसकी लेंथ 2 बन जाएगी इस वेक्टर की। खाली मैग्नीट्यूड पे असर पड़ता है, डायरेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता है। याद रखना है, जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो एक वेक्टर को स्केलर से, खाली मैग्नीट्यूड चेंज होता है। या तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा या तो मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय हो जाएगा, वो डिपेंड करता है आपका स्केलर क्या है। तो आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है मगर आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती है। हां, एक ही कंडीशन में आपकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, जब आपके पास स्केलर जो होगा वो आप माइनस में लोगे। अगर आपने स्केलर को बेटा माइनस में लिया तो तब ही जाके आपके डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो वो प्रॉपर्टीज मैं लिखता हूं, उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कल से, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे नंबर 1 प्रॉपर्टी, k इंटू माइनस ऑफ ए वेक्टर। अगर आप k को माइनस ए मल्टीप्लाई करोगे, ये होगा बराबर माइनस ए, ठीक है। ये होगा बराबर, आप k को माइनस ए मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो ये होगा बराबर, आप माइनस बाहर निकाल सकते हो, ये आएगा माइनस k इंटू ए वेक्टर, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं माइनस बाहर दोनों अंदर k इंटू ए वेक्टर। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आपके पास माइनस के है, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस ए के साथ, तो देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो इसको मैं लिख सकता हूं के ए वेक्टर। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर आपके पास दो वेक्टर्स, दो स्केलर्स है, लेट सपोज मेरा एक स्केलर है k1, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो लेट सपोज k2a1 से, k2a वेक्टर से, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका बराबर, लेट सपोज मैं अब k2 बाहर निकाल सकता हूं, k1 को अंदर लिख सकता हूं, या इसको मैं मल्टीप्लाई सीधे कर लूंगा k1 इंटू k2 इंटू ए वेक्टर, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी लिख लीजिए, अगर आप दो स्केलर्स ले रहे हैं k1, उसको ऐड कर रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप स्केलर के साथ, वेक्टर के साथ ए वेक्टर, तो ये आ जाएगा k1 ए वेक्टर प्लस k2 ए वेक्टर। ये भी एक प्रॉपर्टी है। नंबर 5 प्रॉपर्टी जो आपके पास है, लास्ट प्रॉपर्टी, अगर आपके पास k है, आप उसको दो वेक्टर्स के साथ ऐड कर रहे हो, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये बनेगा k a वेक्टर अलग अलग प्लस k b वेक्टर। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो अगले मतलब जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हमारा जो पॉइंट होगा वहां पे मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट जो हमारा होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हमको कुछ चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है आपको याद रखना है, हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। सो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, सबसे पहला टॉपिक यही होगा। हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे लिखते हैं वो आपको पहले मैं समझाऊंगा, 2 डायमेंशन में भी और 3 डायमेंशन में भी। फिर आपको सेकंड टॉपिक होगा बेटा सेक्शन फॉर्मूला। मैं कोशिश करूंगा सेकंड लेक्चर में ही इसके सारे कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करूंगा। तो तीसरा जो टॉपिक होगा बेटा वो आपके पास होगा सीधे स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा होगा क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये 3 टॉपिक्स हम अगले क्लास में पढ़ेंगे और सारा का सारा वेक्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद बचेंगे क्वेश्चंस, उसको आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, वहां पे मैं एमसीक्यूज लाऊंगा बहुत ज्यादा, लगभग 100 क्वेश्चंस में इस पे लाऊंगा, ठीक है, कोशिश करूंगा 100 क्वेश्चंस लाने की। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उसके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। होप अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपने कुछ नई चीजें सीखी होगी, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इनकेस आपको ये सारा मटेरियल चाहिए तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको मैं ये प्रोवाइड कर देता हूं। तो चलिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।